नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी पिछली वीडियो के प्रकरण संधि को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप सबके द्वारा दिए जा रहे लगातार प्रेम, स्नेह और सम्मान के लिए मैं आप सभी का हृदय तल की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम पिछले प्रकरण में पढ़ा रहे थे, हमारा टॉपिक था संधि। हमारा टॉपिक क्या था? संधि। और उसी संधि प्रकरण को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। संधि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है, उसमें संधि जरूर पूछी जाती है। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को उन सारे लोगों के साथ साझा करें, इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ साझा करें जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वही पढ़ाया जाएगा जो प्रामाणिक होगा। अन्य चैनलों की तरह और अन्य व्यक्तियों की तरह आपको कुछ भी अप्रामाणिक नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा वो पूर्णतः प्रामाणिक होगा। और हम प्रामाणिक अध्ययन के लिए ही कटिबद्ध हैं। और उसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल शुरुआत की है, इस चैनल की, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो अप्रामाणिक भी पढ़ाते रहते हैं। तो प्रामाणिक अध्ययन के लिए आप यहाँ से जुड़े और प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न लोगों तक इसको साझा करें। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो संधि चल रहा है। संधि के पिछले प्रकरण में मैंने आपको बताया संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। और संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जहां स्वर और स्वर के मेल से, जब स्वर और स्वर मिलेगा तो किस में विकार उत्पन्न होगा? स्वर में विकार उत्पन्न होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जब 2 वर्णों के मेल से स्वर में विकार उत्पन्न हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर, 2 स्वरों के परस्पर मेल से जब स्वर में विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसके हमने आपको बताया 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और उनमें पहला जो भेद है उसका नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है? दीर्घ संधि। पहला जो नाम है उसका नाम है दीर्घ संधि। जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, दीर्घ, अकः सवर्णे च दीर्घः। मैं आपको पहले भी बताया था कि आपको इसके लिए वर्ण विचार की वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्वरों को कोई भी संधि पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा वर्ण विचार की संधि वीडियो देखनी पड़ेगी। वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है वो देखना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो संधि पढ़ने से पहले मैं सबसे एक बार अनुरोध करता हूँ कि वर्ण विचार की वीडियो जरूर देखें। ठीक है। मैं आपको वर्ण विचार की वीडियो भी यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप जरूर देखें, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो स्वर संधि की अगर बेटा हम बात करें तो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहती है कि सजातीय वर्ण। कैसे वर्ण? सजातीय वर्ण। तो जब सवर्णे, समान वर्ण, सजातीय वर्ण, ठीक है, तो आपको पता हो कि जाति के आधार पर जब वर्णों की हम बात करते हैं तो सजातीय वर्णों की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये आ जाते हैं आपके अ, आ, ए, ई, ओ और उ। तो जाति के आधार पर अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि सजातीय वर्णों की संख्या कितनी है, तो 6 है। ये सवाल आ जाता है सजातीय वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। अ और आ, ए और ए, ओ और उ। तो सजातीय, जाति के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय, ये तो हो गए कैसे? सजातीय। ये कैसे हो गए? सजातीय। दूसरे होते हैं विजातीय। कितने? विजातीय। ठीक है। विजातियों की संख्या कितनी होती है? 4। ए, ओ और अ। ठीक है। संस्कृत में अगर हम जाएं तो बेटा संस्कृत में तो री प्लस बड़ी री भी होती है। क्या होती है? बड़ी री भी होती है। लेकिन हिंदी में एक ही री होती है, ये री नहीं होती। ठीक है। हिंदी में इस री का प्रयोग नहीं है। इस री का प्रयोग भी अब केवल लेखन की दृष्टि से रह गया, उच्चारण की दृष्टि से तो इसका प्रयोग ये हो गया है ना, इस री का हो गया है। तो इसलिए हमारे पास सजातीय वर्णों की संख्या रह जाती है 6। ठीक है। दीर्घ संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। तो सजातीय वर्णों की संख्या कितनी है? 6। ये सजातीय वर्ण जब आएंगे परस्पर एक दूसरे के सामने होंगे। जब सजातीय वर्णों में ही क्या होगा? परस्पर अ से आ का मेल होगा, चाहे इधर छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है। समान वर्णों का
ये समान है, ये समान है और ये समान है, ये समान नहीं है, ये समान नहीं है। तो समान कौन सा है बेटा? अ के बाद आ जाए, चाहे इधर छोटा हो चाहे बड़ा हो, इधर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, दोनों साइड में ये सजातीय हो गए, ठीक है। तो अकसवर्ण समान वर्णों के मेल से, सजातीय वर्णों के परस्पर मेल होने पर, है ना, सजातीय वर्णों के परस्पर मेल होने पर हमेशा दीर्घ में बदल जाता है। सजातीय वर्ण जब भी परस्पर मिलते हैं तो अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, ये दीर्घ संधि की परिभाषा है। जब भी सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो हमेशा किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, हमेशा दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी सजातीय वर्णों का मेल होगा तो वो हमेशा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस सजातीय का दीर्घ क्या है? आ। और अगर यहाँ पे छोटी ई अथवा बड़ी ई और प्लस इधर भी क्या हो, छोटी ई हो अथवा बड़ी ई, इनमें से कोई किसी से भी मिल जाए बेटा तो क्या हो जाएगा? अपना ही दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अकसवर्णे च दीर्घः, अपने ही दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर ऊ मिल जाए, क्या मिल जाए? ऊ मिल जाए। अगर क्या मिले यहाँ पर? ऊ मिल जाए, ऊ अथवा ऊ इधर हो कोई सा भी हो और इधर भी ऊ अथवा ऊ कोई सा भी हो तो ये अपने ही दीर्घ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अपने ही दीर्घ में बदल जाएगा, ठीक है। तो अपने ही दीर्घ में बदल जाएगा ये, सॉरी, अपने ही दीर्घ में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये है दीर्घ संधि। अपने ही दीर्घ में सजातीय वर्ण जब भी परस्पर सजातीय वर्णों का मेल होगा तो अपने ही दीर्घ में बदल जाएगा। अ या आ के बाद अ या आ आएगा तो वो दीर्घा में परिवर्तित हो जाएगा। ए अथवा ई के बाद ए अथवा ई कोई सी भी आ जाए वो अपने ही दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी। उ अथवा उ के बाद कोई भी ह्रस्व अथवा दीर्घ उ आए तो वो हमेशा दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें बेटा हम ले लेते हैं एक और री संस्कृत का, क्योंकि कुछ शब्द हिंदी में अभी भी तत्सम में है, ऐसे हैं जिनका लेखन की दृष्टि से प्रयोग हो रहा है। तो ये कहते हैं री के बाद, हमारे पास दोनों तरफ री तो है ही, छोटी तो दोनों तरफ है ना, तो री के बाद यदि री आएगी तो यह हमेशा अपनी बड़ी री में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये भी दीर्घ री में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार ये यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान स्वर के परस्पर मेल से वह, है ना, समान सजातीय स्वर, तो सजातीय स्वरों के परस्पर मेल से वे अपने दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। सजातीय स्वरों के परस्पर मेल पर वे अपने ही दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। इसको उदाहरणों से देखते हैं। यहाँ पर हम जैसे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इसके लिए आप यहाँ पर देखें, जैसे हमने एक युग्म ले लिया अ प्लस अ बराबर आ। इसके उदाहरण अगर हम देखें, ठीक है, जैसे हमने कहा राम प्लस अनुज, ठीक है, तो बराबर बड़ा आ होगा। अब यहाँ राम, आप इसको मत तोड़िए, रा को तो यहाँ बराबर लिख लो रा, और म में क्या दिखाई दे रहा है आपको? म को हलंत लगा दो, क्या निकल के आ गया यहाँ पर? अ निकल के आया कि नहीं आया? और अनुज के नुज को यहाँ पे जोड़ दो, ज्यों का त्यों, नुज को ऐसे कर दो, अ को यहाँ ले लिया आपने और प्लस कर दिया दोनों को, अ से अ को प्लस कर दिया, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? आ। यहाँ पर आ प्राप्त हुआ, तो ये आ कहाँ लगेगा? माँ में लगेगा कि नू में लगेगा? माँ में लगेगा, तो ये क्या हो गया? रामा। तो शब्द बन गया आपका रामानुज। क्या बन गया? रामानुज, ठीक है। क्या बन गया? रामानुज। अगर बेटा यहीं पे मैं ले लूं एक शब्द परम, क्या ले लूं? परम प्लस अर्थी, परम प्लस अर्थी, ये बेटा आरएएस में पूछा गया है, ठीक है, आरएएस में पूछा गया है, ये आरएएस एग्जाम में पूछा गया है 2008 में, ठीक है। बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है, ये बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है ये 2011 में, ठीक है। परम प्लस अर्थी, तो देखो पर को तो आप ज्यों का त्यों लिख दो यहाँ पे पर, और अर्थी के बाद के म को
परम के पर को तो आपने जो का त्यों लिख दिया और म को लगा दो हलंत में, ठीक है। तो यहाँ क्या निकल के आ गया बेटा अ, और अ प्लस अ बराबर क्या होता है आ हो जाता है। तो आ कहाँ लगेगा माँ पे, तो क्या हो गया परमा और बची थी, तो थी